नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों एसएससी के एग्जाम में अब बहुत दिन नहीं बची हुई है। बहुत सारे एग्जाम हैं आपका सीपीओ वगैरह का, सीएचएसएल वगैरह का, है ना। तो इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो पिछले दिन एसएससी जेई का एग्जाम हुआ है उनके पैटर्न से यहाँ पे मैं 7 से 8 टॉपिक का पूर्णतः सफाया कर दूंगा। अगर इन टॉपिक को फिर से एग्जामिनर छेड़ता है तो आपको इसी बीच से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आप अच्छे से सुनिएगा और देखिए टाइम कम बच गया है। तो जो बच्चे पहले जो है ई बुक लिए हैं, पढ़े हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। काफ़ी हद तक जो है आप बढ़िया से एग्जाम में जीके जीएस में कराओगे। लेकिन जो बच्चे अभी भी नहीं लिए हैं आप ले सकते हैं, क्योंकि इनका रिजल्ट जो है अभी आपके जेई के एग्जाम में भी देखा गया होगा। चलिए, है ना। तो अगर कोई सा भी कंटेंट चाहिए ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, या फिर इसी नंबर पे जो है आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, या फिर लिंक क्लिक करके भी कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पहला जो एक प्रश्न आपका एसएससी जेई ने पूछा है कि कुछ ऐसा पूछता है कि प्राचीन नोबेल पुरस्कार पूछता है और एक से अधिक आदमी को उसी क्षेत्र में सेम टाइम पे जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया होता है। एक का नाम आपको जो है एग्जामिनर दे दिया था, दूसरे का नाम जो है एग्जामिनर आपसे पूछता है कि इन आदमी के साथ किसे दिया गया था अमुक ईयर में। ठीक है भाई, ये सभी शिफ्ट में देखा गया एसएससी जेई में। तो मैंने यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंसी जो रखता है प्रथम नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो 1901 ईस्वी में किसे किसे नोबेल पुरस्कार और किस किस काम के लिए दिया गया है यहाँ पे मैं आपको सामने परोस रहा हूँ। अर्थशास्त्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार रेगनर फिश के साथ किसे दिया गया है, मैं भी सेम स्टाइल में रख लिया हूँ, तो जॉन टिनबर्ग को दिया गया था। अब नोबेल को हिस्ट्री थोड़ा खंगाल लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैं सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा, बहुत सारे फैक्ट बताऊंगा और संभवतः उसी फैक्ट के बीच से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एग्जाम में, है ना। तो आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, किसके नाम पे दिया जाता है? डायनामाइट के फाउंडर। डायनामाइट क्या होता है? एक प्रकार के विस्फोटक होते हैं। इनके फाउंडर अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। ये प्रति वर्ष कब घोषित होते हैं? तो 10 दिसंबर को घोषित होती है, जो अल्फ्रेड नोबेल साहब का पुण्यतिथि है। ठीक है भाई। इसके अलावा 1901 में ये 5 सेक्टर में दिया जाता था, इकोनॉमिक्स के छोड़ के बाद बाकी सभी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, शांति और साहित्य। बाद में जो है आपका इकोनॉमिक्स को जोड़ दिया गया। 1968 में पहले विचार आया और 1969 में इकोनॉमिक्स में पहली बार पुरस्कार दिया गया दो जो है अर्थशास्त्री को। किसको किसको? रेगनर फिश और जॉन टिनबर्ग। तो ये नोबेल पुरस्कार की थोड़ी सी हिस्ट्री। दूसरी बात, नोबेल पुरस्कार की जो शांति वाला प्राइज है वो ओस्लो के अंदर दिया जाता है। ओस्लो आपका नॉर्वे की राजधानी है और नॉर्वे को क्या कहा जाता है? मध्य रात्रि का सूरज वाला देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूरज बहुत कम समय के लिए ही जो है अस्त होता है। इसके अलावा जो है अर्थशास्त्र में बता ही दिया था, दोनों को मिला 1969 में। 1968 में जो है विचार बना और 1969 में पहला प्राइज मिला इकोनॉमिक्स के अंदर। थोड़ा फास्ट चलने की आदत है, आप लोग भी आदत डालिए। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, और सेकेंड भारतीय जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे भारत के लिए, ये थे भैया अभिजीत बैनर्जी। हालांकि ये पूर्णतः भारत के लिए नहीं है ना, लेकिन ये भारतीय मूल के होने के कारण ये भी भारतीय में काउंट होंगे। तो अभिजीत बैनर्जी 2019 में, एस्टर डुफ्लो जो इनके पत्नी के ही नाम है, दोनों को जो है मिला था। ठीक है भाई, तो 2 इकोनॉमिक्स में हो गया। इनके अलावा अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, स्वीडन के सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कहने का मतलब वहां का बैंक का नाम नहीं सेंट्रल बैंक है। ठीक है, जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा बैंक है? आरबीआई। इंडिया में एक बात अलग है कि सेंट्रल बैंक के नाम से एक अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, लेकिन सेंट्रल बैंक मतलब केंद्रीय बैंक। ठीक है, यहाँ पे ये जो है इनका मीनिंग है। रसायन में पहला प्राइज जो दिया गया था ये जैकब्स हेनरिक्स बार्नट हॉफ को दिया गया था। ये पिछले दिनों भी आप एग्जाम में देखे थे ये वाली लाइन को, है ना। तो इसको किस लिए दिया गया था? तो ऑस्मोसिस जो परासरण की क्रिया होती है उन पे जो है प्रेशर की खोज के लिए दिया गया था। जैकब्स हेनरिक्स बार्नट हॉफ को, है ना, इस प्रकार से नाम है भाई, लंबा चौड़ा। इसके अलावा फिजिक्स में पहले नोबेल पुरस्कार, ये बहुत इजी है, सिंगल पर्सन है। कौन है? विलियम रोएंटजन। विलियम रोएंटजन जो है एक्सरे का खोज, एक्सरे आपने देखा होगा, सीना वगैरह का एक्सरे होता है, कब वगैरह बैठ जाता है तो, है ना। तो ये एक्सरे का खोज जो है आपका कौन किए थे भाई? विलियम रोएंटजन महोदय ने किए थे, है ना। तो इसी कारण इसे पहला फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार इनको गया था। तो केमिस्ट्री का
लॉर्नट हॉफ को हो गया, फिजिक्स वाला आपका किसका हो गया भैया, रोएंटजन साहब को हो गया, और पहले आपने देखा अर्थशास्त्र में टिनबर्ग और रेगनर फिश को दिया गया है ना, क्लास में ही याद कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो चिकित्सा में पहला पुरस्कार है ना, इमेल बैन बेहरिंग को दिया गया, ये जर्मन थे, जर्मन चिकित्सक थे, है ना। इनको किस लिए दिया गया था, तो डिफ्थीरिया, जो डीटीपी का टीका आता है ना, डीटीपी का टीका आपने सुना होगा, डिफ्थीरिया, कुकर खांसी और पर्टूसिस, डिफ्थीरिया, काली खांसी और टेटनस, इस प्रकार से 3 बीमारी के लिए दिया जाता है। तो इस डिफ्थीरिया के बीमारी को लेकर टीका पे काम करने के लिए एमिल बॉन बेहरिंग को सबसे पहले 1901 में जो है नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था मेडिकल के सेक्टर में। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हेनरी ड्यूनांट थे। कौन थे भैया, हेनरी ड्यूनांट। ये क्या करते हैं, तो ये चिकित्सा से जो जुड़ी हुई सेक्टर आपका रेड क्रॉस है, जिसकी मुख्यालय जेनेवा में है, इनके फाउंडर है। और 8 मई को, है ना, हेनरी ड्यूनांट के बर्थडे आता है, और 8 मई को प्रत्येक वर्ष हम रेड क्रॉस डे के रूप में भी मनाते हैं। ये भी अलग से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। एक सूली प्रमोदे थे, फ्रांस के साहित्यकार, उन्हें साहित्य में सबसे पहले मिला था, वो इतने इंपॉर्टेंसी नहीं है, इसीलिए आपको ये जितना पहला है जरूर ध्यान रखना है। भारत के लिहाज से पहला रविन्द्रनाथ टैगोर, पहला वैज्ञानिक कहेगा तो 1930 में सीवी रमन साहब, है ना। चिकित्सा में पहला कहेगा तो 1969 में हरगोविंद खुराना। इस प्रकार से आपको भारत के लिहाज से याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत कब हुई? देखिए एसएससी जेई ने एक क्वेश्चन पूछा है कि यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत करने वाले जो हेनरी विवियन डिराजियो थे, ये मैं बता रखा हूं, आपके ई बुक में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो हेनरी विवियन डिराजियो है, ये पेशे से क्या थे, मैंने कितने बार कहा कि कलकत्ता में एक शिक्षक के तौर पर ये काम करते थे, बाद में इस आंदोलन को शुरू करने में अहम योगदान दिए थे, ठीक है भाई। तो ये आपको आंसर देना था कि भाई एक पेशे से एक टीचर था, कलकत्ता में पढ़ाते थे, हालांकि ये विदेशी थे, है ना। तो ये जो यंग बंगाल आंदोलन है ये कब शुरू हुआ था, तो कोलकाता में 1826 में चला था, ठीक है। 1832 तक पूरे लहर में रहे थे। इसकी शुरुआत किसने किया था, लुई हेनरी विवियन डिराजियो यंग बंगाल आंदोलन के फाउंडर है। वह पुर्तगाली मूल के भारतीय कवि हिंदू कॉलेज कोलकाता में सहायक प्रधानाध्यापक, मतलब पढ़ाते थे, टीचर थे, मैं वहां पे सिर्फ प्रिंसिपल लिख दिया हूं, है ना। इसके अलावा जो आपका शिव नारायण अग्निहोत्री सहायक प्रिंसिपल होगा एक्चुअली, तो इसके अलावा हाँ हुआ ना, सहायक हुआ तो मतलब प्रिंसिपल से थोड़ा नीचे। शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के फाउंडर हैं। देखिए जितने भी समाज होते हैं, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, देव समाज, वेद समाज, प्रार्थना समाज, इसके अलावा एक रामकृष्ण मिशन होता है, एक बंगाल आंदोलन होता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी होती है ना। ये जो बीडी सावरकर का आपका अभिनव भारत होता है, गदर पार्टी लाला हरदयाल वाला जो होता है ना। इसके अलावा भारतीय सेवक समाज की स्थापना, ये 8-10 गो जो है ना, ये आपके एकदम जवान पे होना चाहिए रटन। अच्छा एक कोई मौर्य जी हैं, अनीश कुमार मौर्य जी, एक आपने ये भेजा है ई बुक का पेपर कटिंग टेलीग्राम पे भेजा है, वहां पे जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम वाला क्वेश्चन को आपने घेरा है और नीचे लिखा है कि एसएससी जेई में आया था, और फिर आपने नीचे लिखा है कि 50 से अधिक। मैं इस बात का समझ नहीं पाया, तो आप दोबारा कमेंट कर दीजिएगा कि 50 से अधिक आपने क्या लिखा है ना। 50 से अधिक जो इसकी ईस्वी है उस पर आपको डॉट है, या फिर कुछ क्वेश्चन बढ़ाने के लिए इस प्रकार का आप बोल रहे हैं कि 50 से अधिक पढ़ा दीजिए, ये मैं समझ नहीं पाया। अनीश मौर्य जी भैया तो बताइएगा, है ना। तो ये जो है आपके बता दिए भाई, जो हेनरी विवियन डिराजियो हैं, इनके पेशे से एक टीचर थे। शिव नारायण अग्निहोत्री, इससे पहले जो एक एग्जाम हुआ था, मेरे ख्याल में सीआरपीएफ का एग्जाम हुआ था, वो उसमें आपसे पूछा गया था कि ये देव समाज की स्थापना कहाँ पड़ी हुई थी, कहाँ पड़ी हुई थी। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि भाई नाम तो देव है, देव मीन्स गॉड है, और देव वाला जो शब्द है ये अपना हिंदू धर्म में इस्तेमाल होता है। तो ये लाहौर जो है तत्कालीन उस समय न इंडिया में था, अभी तो वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो जो बच्चे नहीं पढ़े वो लाहौर को नहीं टिके, लेकिन इसका आंसर लाहौर होना चाहिए। शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक, लाहौर में स्थापना किए थे 1887 में। शुरू में ये भी ब्रह्म समाज को ही फॉलो करते थे, बाद में ये अलग समाज की स्थापना किया जिनका नाम देव समाज है। और फाउंड कहाँ पे करते हैं, लाहौर के अंदर करते हैं। कब करते हैं, 1887 में करते हैं। जैसे नहीं होता है कि किसी पार्टी में गुरु विद्या सीख लीजिए फिर अलग से पार्टी बना लीजिए, जैसे एक पवन कल्याण साहब जो अभिनेता है, वो भी एक अलग पार्टी अभी बनाए, काफी चर्चे में है अभी, क्योंकि उनका जो पार्टी है जितने कैंडिडेट थे सब जीत गए। वैसे
वैसे तो चिराग पासवान भी इस बार जितने भी कैंडिडेट खड़ा किए सब जीत गए, है ना। इनके अलावा बेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और श्री धरालू नायडू ने किया था। कब? 1864 में मद्रास में। तो बेद समाज कहाँ पे हुआ? मद्रास में। इससे पहले क्या था? देव समाज। देव समाज कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। ये दोनों कंफ्यूजिंग पेयर है, देववेद 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 5 बार बोलेंगे तो आदमी ऐसे ही जो है भूल जाएगा कि भाई कौन पहले बोला और कौन बाद में बोला। तो दोनों को थोड़ा सा बारीकी से याद रखिएगा। बाद बाकी ये तो अब तक आपके जवान पे एकदम रटा गया होगा जी। प्रार्थना समाज की स्थापना 67 में कहाँ पे होता है? बम्बई में होता है। अधिकांश जो इस प्रकार के ज़्यादा फेमस समाज है बम्बई में ही स्थापना हुआ था। प्रार्थना समाज की स्थापना 67 में। ज्योतिबा फुले, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ज्योतिबा फुले नहीं भैया, आत्माराम पांडुरंग और जो आपका विधवा पुनर्विवाह संघ की जो स्थापना किए थे, है ना, महादेव गोविंद रानाडे। तो रानाडे साहब और आपका आत्माराम पांडुरंग साहब जो है प्रार्थना समाज के फाउंडर है, न कि ज्योतिबा फुले। तो यहाँ से इसको कट करेंगे या इग्नोर करेंगे, है ना, हो जाता है जल्दी जल्दी में लिखने में, है ना। इसके अलावा ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय कोलकाता में किए थे ब्रह्म समाज का। आर्य समाज 1875 दयानंद सरस्वती, ये भी महाराष्ट्र में हुआ था। सत्यशोधक समाज 1873 महाराष्ट्र में आपका फूले साहब ने किए थे। तो यहाँ पे एक आपका 4 फेमस में एक खाली कोलकाता में, बाद में की प्रार्थना समाज, आर्य समाज और सत्यशोधक समाज, तीनों की इसभी अलग, फाउंडर अलग, लेकिन तीनों होता है महाराष्ट्र में, जबकि ब्रह्म समाज क्या होता है? कोलकाता में होता है। एक रामकृष्ण मिशन होता है 1897 में ये गठन होता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, विवेकानंद साहब के द्वारा। एक थियोसोफिकल सोसाइटी होती है, ये 1875 में गठित जरूर होती है, लेकिन भारत में नहीं, यूएसए में। किसके द्वारा? मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा। भारत में जो थियोसोफिकल सोसाइटी अपना पहला मुख्यालय बनाया था, ये 1882 अड्यार के अंदर बनाया था, और लाने का श्रेय जो है भारत में एनी बेसेंट को जाता है, थियोसोफिकल सोसाइटी के वाली जो भी बात है, ठीक है। अगर आपसे कोई ये कल हो के पूछ ले कि जो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसका मेन ओरिजिन वाला जो स्कूल था, उनके फाउंडर में किनका नाम आता है? तो एनी बेसेंट ही बोलिएगा। बाद में जो है आपका मदन मोहन मालवीय साहब जो है BHU का जो है प्रारूपण किया, या फिर आधुनिक जो BHU है उनके फाउंडर आपका मदन मोहन मालवीय साहब को माना जाता है। लेकिन यहाँ पे जो कॉलेज पहले स्टार्ट किए थे उनमें काफ़ी योगदान एनी बेसेंट का रहा था। उसी प्रकार से कॉलेज वाला एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, फर्ग्यूसन कॉलेज के फाउंडर में कौन रहे थे? तो बाल गंगाधर तिलक रहे थे, जो आपके कहाँ पे है? महाराष्ट्र के पुणे के पास है, ठीक है। तो ये सब कुछ बात आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा है कि भाई जो आपका हरिप्रसाद चौरसिया हैं, जो बांसुरी वादन से जुड़े हुए थे, तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो मैंने भी इसी फॉर्म में कई सारे प्रश्न रख लिए हैं। पंडित रविशंकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहेंगे बनारस, लेकिन ये जो है आपका, है ना, वंगाली थे, है ना, पंडित रविशंकर, लेकिन जन्म कहाँ पे? बनारस में हुआ था। और पंडित रविशंकर साहब सितार के जो है महान कलाकार थे अपने जमाने के, ठीक है। 1999 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया भारत सरकार के द्वारा। पंडित रविशंकर सबसे पहले 1968 में भारत के लिए ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित हुए थे। 2024 में कितने ग्रैमी अवार्ड दिए गए हैं आप लोग जरा कमेंट करेंगे, भारतीयों को कितने भारतीयों को मिला है, ठीक है। इसके अलावा जो पंडित रविशंकर साहब हैं, ये आपका बनारस घराने से संबंधित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आज इनका घराना भी जान के रखिए, कल हो के अगर एग्जाम में आए तो पीछे नहीं हटना है, एक डंडा मारना है क्वेश्चन को। इसके अलावा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान कलाकार पंडित भीमसेन जोशी का जन्म जो है ये कर्नाटक में हुआ था। और 2008-9 में, अगर 2008 ऑप्शन है तो 8 ही आंसर करना, लेकिन 8 और 9 में दोनों हैं, तो 8 और 9 दोनों तो हो ही नहीं सकता जनरली, है ना, क्योंकि मैंने कई बार SSC को ऐसा देखा है कि 8 दिया तो 9 नहीं, 9 दिया तो 8 नहीं, ये दोनों SB मानता है। इसी प्रकार से एक विविधता इसमें में पाया जाता है, किसके? सचिन तेंदुलकर के भारत रत्न में पाया जाता है। 2013 और 2014 दोनों आंसर होता है। तो यहाँ पे तो क्लियरिफाई कर लिया गया है कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो 2013 में जब सचिन ने संन्यास लिया था तो उस समय भारत रत्न देने की घोषणा हुई थी, न कि इन हैंड रिसीव्ड हुआ था। इन हैंड रिसीव्ड जो हुआ था ये 2014 फरवरी में हुआ था। तो यहाँ पे तो ठीक है ना, 2008-2009 में से कोई एक ही रहेगा, है ना।
ना। भीमसेन जोशी किस चीज़ से जुड़े हुए थे? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक संगीत में क्या बेसिक डिफरेंस है? तो कर्नाटक संगीत जो है ये ओनली साउथ रीजन को ही जो है तक सीमित है। बाद बाकी इंडिया में इसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कहते हैं। दोनों में कितने प्रकार के अलंकार होते हैं, स्वर का प्रयोग होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। इनके जनक कौन है, ये सब वगैरह वगैरह। बिस्मिल्लाह खान का जन्म बिहार के डुमरावा में हुआ था, है ना। बिस्मिल्लाह खान साहब 2001 में शहनाई को उच्च स्तर तक पहुंचाने हेतु बिस्मिल्लाह खान साहब को भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बिस्मिल्लाह खान साहब हमारे बीच में नहीं है। आज़ादी के बाद, है ना, बिस्मिल्लाह खान को आमंत्रित किया गया था शहनाई वादन हेतु, है ना। शहनाई पहले शादी विवाह में, आज जो है इंटरनेशनल लेवल तक शहनाई को लोग जानते हैं, तो बिस्मिल्लाह खान का इनमें अहम योगदान है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है ये लखनऊ में हुए थे और ये लखनऊ घराने से ही संबंधित है ना। घर आने नहीं भाई, घराना, है ना, घराने, है ना। लखनऊ घराने से संबंधित कथक नृत्य के महान गुरु थे, जो अब हमारे बीच में नहीं है। कई सारे पिक्चर में भी अपने अभिनय से जो है लोगों का दिल जीता है। एम सुब्बा लक्ष्मी का जन्म मदुरई में हुआ था, है ना। एम सुब्बा लक्ष्मी का जन्म मदुरई कहाँ पे रहेगा? तो मदुरई रहेगा भैया आपका तमिलनाडु के अंदर, है ना। तो वहाँ पे हुआ था, जहाँ पे मीनाक्षी मंदिर नहीं है क्या, वहीं पे मदुरई में है ना। तो यहीं पे हुआ था इनका जन्म। इन्हें भारत रत्न से सबसे पहले सम्मानित किया गया था 1998 में, यानी संगीतकारों में सबसे पहले जो है आपका संगीतज्ञ में मैडम एम सुब्बा लक्ष्मी को ही भारत रत्न दिया गया था। इसे कर्नाटक संगीत की महारानी कहा जाता है। इनके अलावा लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ था 1929 में। मैंने कहा था भाई ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत जब हुई थी उसी साल लता मंगेशकर का जन्म भी होता है, तो काफ़ी अच्छा संजोग है। 1929 में लाहौर अधिवेशन भी काफ़ी एग्जाम में घिसते पिटते आ जाते हैं, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया और पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और स्वराज शब्द का प्रयोग अलग है 1906 में दादा भाई नौरोजी कोलकाता में, ठीक है। तो मैं यहाँ से फिर यहाँ आ जाता हूँ। लता मंगेशकर जो है ये हिंदी सहित कई भाषाओं में गायन के लिए प्रसिद्ध है ना। कई भाषाओं में गायन, इनके जैसे आवाज़ शायद बिरले ही अब इस पृथ्वी पे हो। इन्होंने अपना पहला गाना मराठी भाषा में जो है रिकॉर्ड करवाई थी। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला भी कहा जाता है। लता मंगेशकर पुरस्कार जैसा लिखा है वैसे ही समझिएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अलग है। लता मंगेशकर पुरस्कार जो है ये अलग है। ये MP और MH दोनों में, यानी महाराष्ट्र और आपका मध्य प्रदेश दोनों देता है। पहले मध्य प्रदेश ही शुरू किया था 1984 में, फिर 1992 में महाराष्ट्र भी देने लगा। वर्ष 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले मैडम को दिया गया, जो लता दीदी की बहन ही है। और 2024 का जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ये अमिताभ बच्चन साहब को दिए जाने की घोषणा की गई है। अब तक ये 3 ही एडिशन हुई है, 2022, 23, 24, है ना। लेकिन लता मंगेशकर पुरस्कार अलग है, जैसा कि मैंने कहा कि 1984 और 1992 से स्टार्ट हुआ था, अलग अलग महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। इनके अलावा जो आपका एल्बर्ट हॉल है जो ब्रिटेन में है, वहाँ पे गायकी करने के लिए कौन गई थी इंडिया से? तो लता मंगेशकर मैडम गई थी, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अर्थव्यवस्था में गिरावट आने से उत्पन्न बेरोजगारी को क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। बेरोजगारी 4-5 प्रकार की जो इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं लास्ट में GST से संबंधित बात कर लूंगा, है ना। प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ऐसी घटना है जब आपका बाजार में उतार चढ़ाव आता है। एक सेकेंड, माफ कीजिएगा। अर्थव्यवस्था में गिरावट से ना, इसे आप जो है चक्रीय बेरोजगारी कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? चक्रीय बेरोजगारी कहेंगे, ठीक है। चक्रीय बेरोजगारी कहेंगे जब अर्थव्यवस्था में आपका जो है उतार चढ़ाव से जो भी बेरोजगारी उत्पन्न होगा उसे चक्रीय बेरोजगारी कहेंगे, ना कि प्रच्छन्न कहेंगे। थोड़ा सा करेक्शन रिक्वायर्ड है। इसके अलावा प्रच्छन्न का मतलब ही होता है छुपा हुआ। मैंने आपको बता दिया था किसी भी फर्म में ज़रूरत से ज़्यादा आदमी काम पे लगे होते हैं, चूंकि वो वास्तव में बेरोजगार हो रहे होते हैं, लेकिन उनको लग रहा होता है कि मैं काम तो कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं एक दिन में 2 वीडियो बना सकता हूँ, कोई ऐसा कंपनी के लिए काम करता हूँ जहाँ पे भर दिन में 10 ही वीडियो बनाए जाते हैं, है ना, और 10 आदमी को काम पे रख लिया है, तो मेरे हिस्से 1 वीडियो आ रहा है, तो मैं अपने पावर का, क्षमता का पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे पास ऑप्शन नहीं होता है कि मुझे कहीं और काम मिल जाए, है ना। तो मुझे लगता है कि मैं रोजगार में भी हूँ, है ना, और अंदर से मैं बेरोजगार हो रहा होता हूँ, तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। इसके अलावा कृषि सेक्टर में काफ़ी देखी जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। लोग सब दिन खेत में जाके जोत-कोड़ करेंगे और होना क्या है, बस खाना चलना है ना। ये मैं मोटे तौर पे बता दिया, है ना। जो अगर कुछ
जिनके पास है ज़्यादा ज़मीन उनको तो कुछ और पुर दिखता भी है, जिनके मतलब कम जोत क्षेत्र है उन, जैसे मैं अपना ही बात करूं तो ऐसे ही होता है, मैं तो देखते आया हूं। इसके अलावा मौसमी बेरोजगारी, यह एक प्रकार की बेरोजगारी है जो वर्ष में के कुछ निश्चित मौसम में देखा जाता है। यह भी कृषि सेक्टर में खेतीहर आदमी के पास होगा, है ना। जैसे जैसे धान रोपा गया, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद जो है अधिकांश दलान में बैठ के गपशप होते हैं। इनके अलावा संरचनात्मक बेरोजगारी, यह आपका बाजार में उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के कौशल के बीच असंतुलन होने के कारण उत्पन्न होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी, है ना। जैसे आप कहीं नौकरी है तो डिग्री नहीं, डिग्री है तो उस लायक नौकरी नहीं, इससे समझ रहे हैं ना। इसके अलावा चक्रीय बेरोजगारी मैंने अभी बता दिया, ये करेक्शन भी रिक्वायर्ड था कि भाई बाजार में मंदी उतार चढ़ाव के कारण आता है। इसके अलावा तकनीकी बेरोजगारी, जो टेक्निकल बेरोजगारी होता है, ये आपका जो है प्रौद्योगिकी में बदलाव, जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल भी आपको दिया था कि आजकल जो है ATVM मशीन आ गया जो स्टेशन के पास लगा रहता है, जिससे आप टिकट खुद ही निकाल सकते हैं। उसका एक कार्ड भी बनता है ATVM कार्ड, उसमें जो है आपको रिचार्ज कराना होता है। अगर आपके कार्ड में रिचार्ज किया हुआ है तो आप उसी से पैसा कट जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आदमी का जॉब तो खा लिया ना भाई, पहले आदमी टिकट काट के देता था, मशीन दे रहा है ना। तो ये जो बेरोजगारी है ये आपका जो है टेक्निकल हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार और नीति निष्पत्ति यानी DPSP, ये तीनों कभी पुराने नहीं होते। SSC का नोट अ सिंगल एग्जाम जहां पे एक क्वेश्चन इन तीनों को मिला के कम से कम एक क्वेश्चन नहीं आया हो, ठीक है। तो आप लोगों को मैं टॉपिक बैच में भी पढ़ा दिया हूं, अलग से उनका सारा फैक्ट दे दिया हूं, एक एक मौलिक कर्तव्य का मतलब डिस्क्राइब कर दिया हूं कि भाई 51 के A के I में क्या है, J में क्या है, K में क्या है, F में क्या है ना। तो आप लोगों का काम बन जाता है। प्रभु ध्यान रख के जाइएगा, दिमाग को कूल रखिएगा। एग्जाम में 1 घंटे जो आपका समय है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो दर्शाता है कि आपने पढ़ाई किस तरीके से किया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य लागू होने के समय किस पार्टी की सरकार थी, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अब मौलिक कर्तव्य लागू होने का समय पता हो तो खुदे पता हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन दे देता है। जब आपको पता है कि भाई केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी PM कब बना था, 1977 में, कौन थे भाई, मोरारजी देसाई साहब। और किस पार्टी की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार, ये BJP की नहीं, उस समय इनका नाम जनता पार्टी हुआ करता था, एक पार्टी था जनता पार्टी। इसके तरफ से मोरारजी देसाई साहब 1977 में पहली बार कांग्रेस के इतर कोई प्रधानमंत्री थे। तो आप समझ रहेंगे कि भाई प्रधानमंत्री कौन बनता है, जिसका बहुमत प्राप्त है जिस पार्टी का, है ना, उन्हीं पार्टी से ना प्रधानमंत्री बनेगा जी। तो जब 1977 से कोई पहले कांग्रेस के अलावा किसी की प्रधानमंत्री था ही नहीं, तो सरकार कहां से होगा। तो इसीलिए कांग्रेस इसका आंसर होता है। अगर प्रधानमंत्री के लिहाज से पूछा है इस बार JEE में, तो इंदिरा गांधी आंसर होगा कि मौलिक कर्तव्य लगाने के समय इंदिरा गांधी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया था। उस समय 10 प्रकार के, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति ने 8 प्रकार का मौलिक कर्तव्य सुझाया था। लेकिन वर्तमान में 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य है। ये भी छोटी छोटी टुकड़े बात जो है काफी काम के हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य आपका 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा आया था, जो शिक्षा से संबंधित है। ये कहते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो पालनहारा है उस संतान का, चाहे तो आप गोद लिए हो, आपका अपना बच्चा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप पाल रहे हो ना तो आपको शिक्षा दिलाना आपका कर्तव्य है ना। तो ये आपका मौलिक कर्तव्य हुआ। तो इस प्रकार ये 11वां मौलिक कर्तव्य हुआ। देखिए मौलिक कर्तव्य आपके रसिया के संविधान से लिया गया है, जिसे भाग 4 के A में आर्टिकल 51 के A के अंतर्गत रखा गया है। अब आर्टिकल 51A जो है, नोट आर्टिकल, ये ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स है। मैंने आपको बताया कि किसमें क्या क्या है, वो चार्ट भी आपको दे दिया हूँ। ई-बुक, टॉपिक वाइज सब जगह आपको देखने को मिलेगा, देख लीजिएगा। इसके अलावा 44वां संविधान संशोधन, ये भी एक याद रखना है छोटा सा, है ना। ये संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाता है और इस प्रकार 7 से घट के 6 रह जाते हैं। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य का तो आर्टिकल बता ही दिया था। अधिकार का आर्टिकल 12 से 35 है। मौलिक अधिकार का USA के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार वर्तमान में जो 6 इसको हम कैटेगराइज कर देते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का आपका हो जाएगा 14 से 18, है ना। स्वतंत्रता का 19 से 22, है ना। इसके अलावा 23 और 24 शोषण के विरुद्ध हो जाएगा। उसके अलावा आपका 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, 29-30 अल्पसंख्यक हित और 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 31 जो है अब निरसित है क्योंकि उसमें संपत्ति वाली बात कही गई थी। एक है आर्टिकल 21 का, इसमें भी शिक्षा का जिक्र है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका अधिकार है। यह भी आपका 86वां संविधान संशोधन, जिसमें 11वां मौलिक कर्तव्य आया ना, उसी के तहत आया, लेकिन ये लागू बाद में हुआ। इनके अलावा देश में पहली बार आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल 1975 में
इंदिरा गांधी के समय ही लगा था। इंदिरा गांधी को आप आयरन लेडी यूं ही नहीं कहते हो, ठीक है। और आयरन पुरुष किसे कहते हैं, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। इनके अलावा जो इंदिरा गांधी के समय चर्चित घटनाओं में भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969, क्या गो बैंक का, 14 गो बैंक का, दूसरी बार लॉट में 6 बैंकों का हुआ था 1980 में, ठीक है। खो खो में उस समय भी इंदिरा गांधी थी। खो खो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, अब खेल खिलाड़ी जरूर आप जो है रट के जाना। खो खो में खिलाड़ी जो है, देखिए बेसबॉल तथा खो खो, ये दोनों में 9 गो खिलाड़ी होगा, बेसबॉल तथा खो खो, इतना क्या क्या खिलाड़ी होगा, 9 गो। लेक्रोस में 10 गो खिलाड़ी है, पोलो में 4 गो, वाटर पोलो में 7 गो, वाटर पोलो में 7 गो। तो पोलो को एगो याद रख लीजिएगा, खाली पोलो में कम होता है तो पोलो में 4 गो, वाटर पोलो बड़ा सा शब्द है तो उसमें 7 गो, खाली पोलो छोटा शब्द है तो 4 गो। 1 किलो यहाँ से आप ले सकते हैं। बास्केटबॉल में 5 गो, वॉलीबॉल में 6 गो, बास्केटबॉल में 5 गो, वॉलीबॉल में 6 गो, है ना, 5 गो 6 गो, बास्केटबॉल वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में जो महिला और पुरुष की नेट की ऊंचाई है वो जरूर ध्यान रखें, 2.224 और 2.43, पुरुष के लिए ज़्यादा महिला के लिए कम, है ना। इसके अलावा क्रिकेट, फील्ड हॉकी और फुटबॉल, है ना, इसको तीनों में 11 गो खिलाड़ी होता है, तो ये तो काफ़ी कॉमन है और कम पूछता है। इसके अलावा रग्बी फुटबॉल में 15, ये भी काफ़ी कॉमन है क्योंकि ये सबसे अलग है, मैं तुमसे अलग हूँ, है ना। तो ये कैसे अलग है भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा खिलाड़ी होता है। गोल्फ वगैरह में अगर खिलाड़ी अगर आपसे पूछे तो कोई डिसाइडेड नहीं है। गोल्फ में जो है 10 को खेल सकता है, 5 को कोई दिक्कत नहीं है, 2 आदमी से हो सकता है, अब जितना आदमी रहेगा वैसा हो सकता है। जैसे आपने लूडो का खेल देखा होगा, अब तो 6 आदमी भी लूडो खेलते हैं मोबाइल में। इसके अलावा शतरंज, मुक्केबाजी, बिलियर्ड्स 1 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी और नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। जो टेनिस, बैडमिंटन होते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, क्योंकि आपको बता दिया हूँ सिंगल्स भी होते हैं, डबल्स भी होते हैं। इसके अलावा विधान परिषद के बारे में इस एग्जाम में आपसे कथन का जो है शुद्धिकरण पूछा गया था। देखिए विधान परिषद के बारे में मैं यहाँ पे सभी शुद्ध कथन ही लिखा हूँ, तो आपको जो है इतना फैक्ट याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। इसकी स्थापना या प्रचलन प्रांतों में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अनुसार हुआ था। और इत्तेफाक से मैं पहले भी ये बिहार एसएससी के क्लास में करा चुका हूं कि विधान परिषद का गठन किस एक्ट के अनुसार हुआ था, तो 1861 में। इसी प्रकार से मैंने आपको संघीय न्यायालय का गठन किस एक्ट के अनुसार हुआ था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इसी प्रकार मैंने कहा था कि भाई प्रांतों में द्वैध शासन किस एक्ट के अनुसार लगा था, तो 1919 वाला एक्ट, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं आप, है ना। इसके अलावा मैंने कहा था कि भाई केंद्र में द्वैध शासन कब लगा था, 1935 में। इसके अलावा हमने कहा था सांप्रदायिक चुनाव कब होती है भाई, मॉर्ले मिंटो 1909 में। तो ये कुछ जो आपका अधिनियम वगैरह हैं। इसके अलावा हमने आपको कहा था कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन जो 1774 में हुआ था किस एक्ट के अनुसार, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार हुआ था। इसके अलावा हमने कहा था, है ना, कि और भी हमने कुछ कहा था, इलवेट विधेयक वगैरह जो 1883 में आया था, ये किस एक्ट के अनुसार आया था। इसके अलावा हमने कहा था कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसकी सबसे बड़ी परिणाम क्या हुई, तो उसके सबसे बड़ी परिणाम क्या हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी से जो सत्ता है वो सत्ता ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया। तो ये कुछ एक बातें आपके जेहन में होना चाहिए। तो पहला तो ये सत्य है भाई कि 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत जो है इसकी स्थापना हुई प्रांत में। किसी भी राज्य में विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं होंगे, 40 तो रहना ही रहना है। और मैक्सिमम उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 यानी 33%। विधान परिषद उस राज्य का अपर सदन होगा, जैसे केंद्र में राज्यसभा अपर सदन, वैसे राज्य में विधान परिषद अपर सदन, और विधानसभा और लोकसभा समजातीय हो गया लोअर सदन, है ना। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। जैसे आप राज्यसभा परमानेंट होता है, कभी भी भंग नहीं हो सकता, उसी प्रकार से विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा और विधानसभा में थोड़ा इस बात को लिहाज के विरोधाभास भी है। जैसे राज्यसभा को आप समाप्त करने की बात नहीं कर सकते, वैसे आप विधान परिषद के बारे में समाप्त इसे पूरा तरीके से किया जा सकता है। हालांकि इसके कुछ क्राइटेरिया है जो फॉलो करना होता है, ठीक है। तो पूर्णतः तो समाप्त किया जा सकता है विधान परिषद की, भैया बिहार में रहबे नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए बिहार में है ना, अभी मात्र 6 गो स्टेट में है, मात्र 6 गो स्टेट में है, तो जो 22 गो स्टेट है वहां नहीं चल रहा है, सरकार चल रहा है ना, नहीं होने पर भी, है ना। तो वैसे ही मान लीजिए जहां है, और अगर पूर्णतः समापन की प्रस्ताव वगैरह रख के पारित कर दिया जाए तो समाप्त किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि आवश्यक नियम व्यवस्था के अनुसार इसे पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है, लेकिन जब तक प्रचलन में है इसे भंग नहीं किया जा सकता।
सकता है, ये दो अलग अलग चीज है, ठीक है। इसके अलावा विधान परिषद में अधिकतम संख्या उस राज्य के कुल विधानसभा सदस्यों के 33% से अधिक नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा जो 6 गो राज्य है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यही 6 गो है जहाँ पे अभी बाइकेमरल स्टेट है। केचुआ जोंक में कौन फाइलम के है? फाइलम बहुत पूछ रहा है, तो एनिलिडा के है, जिसका शरीर ट्यूब जैसा है, लीच वगैरह ट्यूब जैसा है, जिसके शरीर कई पार्ट में बटे होते हैं, काट दीजिए तो मरेगा नहीं, चलता ही रहता है। इसका मतलब शरीर का जो है सभी जो चीज जो है कई पार्ट में बटे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा जोंक, है ना, लीच वगैरह नहीं होता है, ट्यूब वगैरह ट्यूब जैसा रहता है, तो ये जोंक हो जाएगा। अब इसमें सांप को मत डाल देना भाई। इसके अलावा संघ अर्थोपोडा में क्या बताया था, जितना भी कीट पतंग होता है ना, कीड़े मकोड़े टाइप से लोग, तो ये इसमें आ जाएंगे आपका कौन, अर्थोपोडा में, जैसे टिड्डा, मधुमक्खी, बिच्छू, मकड़ी, मक्खी, केकड़ा, तिलचट्टा, तितली, ये सब आ जाएंगे अर्थोपोडा में। तो यहाँ से थोड़ा सा एक चैप्टर ये आपको देखना है, जैसे प्लाज्मोडियम वगैरह क्या है, अमीबा वगैरह है, ये सब थोड़ा देख के आपको जाना है। बायोलॉजी से एक सेक्टर ये छेड़ा है एग्जामिनर ने। इसके अलावा जो आपका मिनरल्स प्रोड्यूसर वाला जो जगह है या प्रोड्यूसिंग जो आपका साइट है ना, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो मैंने यहाँ बेलाडीला रखा है। बेलाडीला कहाँ पे रहेगा? छत्तीसगढ़ में। क्या देता है बेलाडीला? तो लौह अयस्क देता है। छत्तीसगढ़ में बेलाडीला राजहरा पहाड़ी, ये लौह अयस्क के लिए फेमस है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का, माफ़ कीजिएगा, उड़ीसा का बादाम पहाड़ी, गुरु महिसानी, कर्नाटक का बाबा बुदन, कंद्रमुख, चित्रदुर्ग, झारखंड का नोवामुंडी, ये सब भी लोहा के लिए प्रचलित है। मध्य प्रदेश में बालाघाट, उड़ीसा में कालाहांडी, कर्नाटक में सुंदर पहाड़ी, ये एक्चुअली सुंदर पहाड़ी नहीं है, सुंदर नहीं है, सुरेंद्र इस प्रकार से है, सुंदर है ना, सुंदर नहीं है, सुंदर पहाड़ी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्शन, लेकिन आप याद रखिए, ऐसे ही लफ्ज में याद रहे तो भी चलेगा। सुंदर पहाड़ी मैगजीन के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी राजस्थान, पत्थरगोरा झारखंड, मलाजखंड मध्य प्रदेश, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन को लेकर लगभग 8 टॉपिक जैसा जो है आपको बता दिया हूँ। आशा करते हैं कि यहाँ से आपको एग्जाम में हेल्प हो। हम कल से SSC के पर डे एक वीडियो लेके आप लोगों के समक्ष आएंगे, जो हमारी 30 सेट चल रही है, जिसमें अभी 11 क्लास हुई है। मैं चाहता हूं कि इसको लगातार लग के आपको एग्जाम में पूरा का पूरा फायदा हो, उस इस रफ्तार में लेके चलूं। तो कम से कम एक वीडियो रोजाना SSC के ऊपर आएगा, हर हाल में, भले लेट हो जाए लेकिन आएगा, है ना, क्योंकि अभी मॉर्निंग ड्यूटी चल रहा है तो लेट होना संभव है ना। तो लेट भी आएगा लेकिन आएगा आप लोग एग्जाम को देखते हुए। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, है ना।